और निशात साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हेल्थ वेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं है आप, ख्याल नहीं रख रहे हैं, मतलब सरकार चला रही है बिल्कुल फिट इंडिया, और संजय निषाद अनफिट है, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। नहीं, फिट हैं और पहले से भी ज़्यादा फिट है। लगभग 18 घंटे काम करते हैं। काम से ही शरीर की क्षमता देखी जाती है। और चूँकि प्राथमिकता है, जो कोई आदमी मिशनरी हो जाता है तो अपने जीवन को जब समर्पित कर देता है किसी कार्य के लिए, तो उसका जो शरीर होता है वो उस पब्लिक या उस मिशन के लिए हो जाता है। तो हम लोग एक समर्पित कार्यकर्ता समर्पित हैं कि निषाद राज के किले पर 2013 में मैंने एक संकल्प लिया और एक संन्यास लिया अपने जीवन से, उस वैभवशाली जीवन से, कि मैं डॉक्टर था और आराम से जैसे दुनिया जीती है और अपने को वैभवशाली बनाती, उसे ख़त्म करके मैंने एक संकल्प लिया कि देश में जो निचले पावदान पर रहने वाले लोग हैं, जो देश को आज़ाद कराने वाले लोग हैं, जो पब्लिक में हम एक डेमोक्रेसी में कहा गया कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग में जो असली भगवान वोटर है, बट वोटर इज द अनकॉन्शियसनेस। जो पब्लिक है, वोटर है, एक तरीके से राजनीतिक रूप से बेहोश है। वो जहाँ चाहती इधर वोट दे देती, उसे कुछ पता ही नहीं है। जो जानती है वो सही नहीं है, जो सही है जानती नहीं। तो जो व्यवस्था रूपी नाव है, अगर उसमें कोई छेदा करे, उसमें हम लोग बैठे रहें तो नाव तो डूब जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है लोकतंत्र की, उसमें वोटर के हाथ में पावर है और वोटर को कोई बहका लेता है, चाहे वो 5 दिन में झूठ बोलकर, वीडियो चलाकर, एडिट वीडियो चलाकर, या इसे चाहे जैसे भी हो। तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि एक राजनीतिक सेना बनाओ, डिजिटल सेना बनाओ, और उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जो है हेल्थ क्या मतलब वो समझ ही नहीं रहा है। गांव में, हर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसका नाम ही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ चिकित्सा केंद्र के रूप में उसको देखा जाता है। कोई आज तक नहीं आवाज़ उठाता है कि यहाँ जो डॉक्टर आते हैं वो कम से कम गांव के लोगों को पढ़ाएं कि कैसे हमें स्वस्थ रहना है। वहाँ वो उसे डॉक्टर से इलाज की उम्मीद में लगाए रखा है। वो पेपर में, अखबार में छपता भी, आप लोग भी छापते हो, चलाते हो, क्या कोई डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो रहा, कोई दवाई नहीं है। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर एक तरीके से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज करने से बढ़िया है कि रोग नहीं होने पाए, और रोग तब नहीं होने पाएगा जब हमारा हेल्थ जो एजुकेशन है वो सही होगा, जब हमारा सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन जो हमारा मेडिकल कॉलेज में है वो सही होगा, जब हमारे जो हेल्थ हाइजीन होगा वो सही होगा, जो गुणवत्तायुक्त हमारा जो प्रोटीन है, हमारे जो न्यूट्रिशन है वो होगा। पता चला यहाँ इतनी कंपनियां आ गई हैं न्यूट्रिशन बेच रही हैं कि जिसको कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि शरीर के लिए वो हेल्थ में कौन सा बिकना चाहिए, कौन नहीं बिकना चाहिए। तो पता चला यही तो सवाल है कि संजय निषाद सक्षम है, वो तो अपना मेदांता तक इलाज करा लेंगे। जो उनके समाज के दबे कुचले लोग हैं, जिनको आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने की बात कहते हैं, वहां पर आप ही कह रहे हैं कि चिकित्सा नहीं है, कैसे होगा? चिकित्सा की जरूरत ही नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि WHO ने एक उसकी परिभाषा स्वास्थ्य की दी है कि जो शारीरिक रूप, मानसिक रूप से सही हो, आर्थिक रूप से सही हो, सामाजिक रूप से सही हो, फिर अंतिम में शारीरिक रूप से सही हो। पता चला हम शरीर को ठीक करने में लगे हैं, पर्यावरण ही नहीं सही है हमारे, तो उसके बाद मानसिक रूप से सही नहीं है, आर्थिक रूप से सही नहीं है, शैक्षिक रूप से सही नहीं है। तो जब तक ये सामाजिक जो न्याय की बात की गई है संविधान में, तो सामाजिक न्याय जब तक नहीं स्थापित होगा तब तक कैसे हेल्थ रहेगा भाई? जब इस देश में 80% लोगों के पास भूमि नहीं है, अनाज नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, ये पाइपलाइन में, पॉलीथीन में है, रोड साइड में है, ये जो है ऐसे घूम रहे झुग्गी झोपड़ियों में, वो तो आपके वोटर है ना, वही तो देश की व्यवस्था दबाते हैं बटन दबाकर। ऐसे में हमें उन्हें एजुकेशन चाहिए, उन्हें शिक्षा रोजगार चाहिए, उन्हें सब कुछ देंगे तब देश की व्यवस्था सही हो सकता है। ये कहने के मतलब, इसीलिए जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं, जो राजनीति के शिकार है वही आज के दिन में ये बीमार है, एक तरीके से कहा जाए। आज के दिन में जो आपने कहा ना, हमारा इलाज वेदांता, हम पहले डॉक्टर हैं कि मैं पहले जाता हूं सदर अस्पताल में। मैं कभी कोई तबीयत खराब हुई तो मैं सबसे पहले CMO को कॉल करता हूं, भाई मैं आ रहा हूं। तो पता चला हड़बड़ में सब सही हो जाते हैं। तो हमारे बहाने कम से कम थोड़ा ठीक हो जाए, मैं जाते ही कहता हूँ भाई इसे कर लो। मैं बिल्कुल मंत्री जी, जैसे आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि
लेकिन आप अभी लोगों के पास गए थे, हर जिलों में आपने यात्राएं निकाली, लेकिन उसको रोकने का भी बहुत प्रयास किया गया। ये तो हाँ, तो कहीं आपको ना कहीं बधाई दूं। देखो। कम से कम देखो, हर युग में विभीषण होते हैं, हर युग में जयचंद होते हैं, हर युग में भ्रष्टाचारी होते हैं, हर युग में धोखेबाज होते हैं। तो इस युग में भी हैं। वो चिन्हित जब हो जाते हैं आस्तीन के सांप के रूप में, ये तब नजर आते हैं जब डस लेते हैं। इसी को तो लोकतंत्र में कहा गया कि जब इनकी साक्षरता बढ़ जाएगी, फुल एजुकेशन हो जाएगा, हेल्थ हाइजीन हो जाएगा, ये खुद स्वतंत्र आत्मनिर्भर हो जाएंगे, रोजगार हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो विभाग है वो प्रोटीन युक्त गुणवत्ता है, कम पैसे में रोजगार है और राजस्व की भी व्यवस्था है। ऐसे में हम तीनों चीज एक साथ देते हैं। हमारे विभाग का ग्रोथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में 27% का है। मैं चाहता हूँ सबसे ऊपर रहे। इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश में पहले बाहर से मछली आती थी, 80% बाहर से आती थी। अभी हमने इतना प्रोडक्शन कर दिया हूँ कि लगभग 80% अब हम यहीं से कर रहे हैं, 20% बाहर से आ रही है। लेकिन वो जो 20% बाहर से आ रही है, उतने हम हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और जो है उत्तराखंड को हम सप्लाई भी दे रहे हैं। मतलब आज हम पूरे देश में मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। तो मैं मत्स्य मेला इसलिए लगवा रहा हूँ प्रदेश में कि आज मुख्यमंत्री को धन्यवाद हो, आज उन्होंने निर्देश जारी किया कि जो पोखरे हैं उसको विकसित किए जाएं, आय के स्रोत बनाए जाएं और लोगों को उसका पैसा जो बनता है, मिलता है, उसको उसी ग्राम सभा में विकास किया जाए। मतलब वहाँ शिक्षा, लाइब्रेरी उनको दिया जाए। तो मैं तो कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ नहीं है इस युग में। जो चर्चिल ने कहा है कि द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गॉड पावर, चर्चिल ने कहा है, वो नोबेल प्राइज है, कि जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी। जितने भी सामाजिक संगठन हैं एक मीठा जहर है उस समाज के लिए। उसको एक राजनीतिक दल से जुड़ना होगा। लिखा है चर्चिल ने कि द एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। तो हर व्यक्ति को राजनीति से जोड़ा जाए, राजनीति का हिस्सेदार बनाया जाए। जो राजनीति का हिस्सेदार है वो सबल है, हर क्षेत्र से सुखी है, संपन्न है, स्वस्थ है। जो राजनीति का शिकार है वो दुखी है, अस्वस्थ है, गरीब है, निरीह है। आप गए लोगों के पास और लोगों से मिले, क्या आपके वर्ग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि उनको आप भागीदारी दिलाने में, हिस्सेदारी दिलाने में सफल हो पाए हैं? अरे 5 अंगुली तो बराबर नहीं हो सकती ना, लेकिन इतना हम लोग मार्गदर्शक हैं। रास्ता दिखाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में पहली मीटिंग में जवाहर भवन में। आज 75 साल में राजनीति में सबसे ज़्यादा भागीदारी उनकी है। रास्ता दिखाया माननीय मुलायम सिंह ने अपने समाज को। आज देख लो किस तरीके से यादव समाज का राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी है। रास्ता दिखाया कांशी राम ने अपने समुदाय को। आज देख लीजिए राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में कितनी भागीदारी है लेदरमैन का। तो डॉक्टर संजय एक मार्गदर्शक हैं, इनको रास्ता दिखा रहा हूँ और इनकी ये रास्ता पकड़कर अपना हिस्सा खुद ले लेंगे। चाहे आज देख लीजिए हमारे लोग 11 विधायक हमारे हैं, उसमें 3 निषाद विधायक हैं। आज के दिन में आयोग में सदस्य हैं 3। कभी 70 साल में एक सदस्य नहीं हो पाते थे। आज के दिन में पूरे प्रदेश में कभी एक कोई सीओ, कोई एसपी, कोई कहीं कोई क्या नाम है बीडीओ को जो होता था अधीनस्थ चयन आयोग, एक लड़का चयन नहीं होता था। आज कम से कम लोग कुछ चयन हो रहा है। इतना कि इनका छीनने के बाद भी, आरक्षण छीन लिया सपा बसपा ने कांग्रेस के बाद, तब भी हमारे लोग जा रहे हैं। अभी मैंने लड़कर कम से कम ये समुदाय अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, जैसे अंग्रेज से लड़कर भगाया, मुगलों को लड़कर भगाया और कांग्रेस को लड़कर सत्ता से हटाया, सपा बसपा को लड़कर उत्तर प्रदेश से सत्ता से हटाया। अब उसी तरीके से लड़कर मोदी योगी से अपना हिस्सा भी ले लेगा, हमें पूरा उम्मीद है। क्योंकि बिना रोड पर उतरे हिस्सा नहीं मिलता है, इतनी आवाज है। बड़ी बात आपने कही। क्या आरक्षण की लड़ाई आपकी अभी जारी है कि पूरी हो गई है? मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ और संविधान में व्यवस्था दी गई है, कोई भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को नहीं छीन सकता है। छीनने वाले से सत्ता छीन जाती है। पब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है
अभिभावक के रूप में जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होगा वो अभिभावक के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गरीब का, तब तो गद्दी पर रह पाएगा। अगर वो बेईमान हो गया तो जनता उसे हटा देती है। आज देख लो सब बेईमान निकले, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिया लोगों को। ये निषादों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। संविधान की सूची में सूचीबद्ध जातियां हैं, ये 1931-41 में ही सूची में बन गई थी। आज 1950 में संविधान बन गया, उनकी सूची में लिखा हुआ है लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन कि ये मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलार, खरोट, कोली 7 नामों से। भाजपा ने रास्ता बना रखा है कि दिल्ली से रामचरित्र निषाद को लाकर अगर मछली शहर से अनुसूचित जाति की सूची पर सीट पर अगर सांसद बना सकती है तो उत्तर प्रदेश के निषादों का अगर वोट लेना होगा भाजपा को तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी विधायक बनाकर विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीट पर भेजना होगा। यह 43 सीट भाजपा हार गई है। इसीलिए हार गई है कि जो विभीषण है, दलाल हैं, ये जो भाजपा को भरमाए हुए हैं, ये भ्रम में भाजपा न रहे। ये निषाद हमेशा भगवान राम के साथ रहे, मोदी योगी के साथ रहे। अब विभीषणों को बाहर किया जाएगा, फिर से योगी मोदी को लाया जाएगा और इनका आरक्षण लिखवाकर इनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति में दिया जाएगा। चूंकि संविधान बनवाने में इनका हक रहा, ये संविधान बनवाने पे सबसे पहले रहे। ये फांसी पर चढ़े हैं। सती चौरा घाट है, 27 जून को देखो, सती चौरा घाट पर मैं मेला लगाता हूँ। तब से 167 निषाद फांसी पर चढ़े थे अंग्रेजों को मारकर भगाने के नाते। कानून बनाकर उजाड़ा अंग्रेजों ने, क्रिमिनल काज घोषित किया है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय नंगार कमेटी 1949-50 कहती है ऐसी जातियां जो अंग्रेजों को मारकर भगाई है और क्रिमिनल काज घोषित हैं, ऐसी जातियों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। अगर ऐसे नहीं दिया जाएगा इन लोगों को तो नाइंसाफी होगा। इनके वजह से संविधान बना है। अब भाजपा सब कर रही है, हमको लगता है ये भी करेगी, और नहीं करेगी तो 43 सीट जैसे हारी है तो विधानसभा भी हार जाएगी। हमें क्या करना, हम तो साथ हैं, तब भी हैं, आज भी हैं, कल है। समाज वादा किया था, भाजपा ने वादा किया, एक लाइन भाजपा ने वादा किया था, योगी हमारी आवाज थे, पहले सदन में बोलते थे कि निषाद अनुसूचित जाति में है। जब सपा पक्ष गद्दी पर थी तब अनुसूचित जाति के लिए निषाद थे। अब भाजपा गद्दी पर आ गई है तो ये किस जाति में आ गए भाई? पिछड़े से निकाल दिया राज्यपाल ने, राष्ट्रपति ने घोषित कर रखा है। तो भाई किसका आदेश चाहिए इनको? मैं चाहता हूं अगर पूरे देश में निषाद अनुसूचित में है तो उत्तर प्रदेश में कर दिया जाए, 9% ओबीसी से हटवा दिया जाए। ये साइकिल वाले एक वोट नहीं देते भाजपा को, तो हमारा हिस्सा क्यों साइकिल को खिलाएंगे भाई? ये हाथी वाले एक भी नहीं वोट देते हैं भाजपा को, हमारा हिस्सा हाथी वाले क्यों खाएंगे? मेरा हिस्सा ब्राह्मण और ठाकुर सामान्य लोग नहीं खा रहे हैं, मेरा हिस्सा हाथी साइकिल खा रही है। इसलिए अपर कास्ट मेरा साथ दे रहा है और निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ, आपको रोक पाना ऐसे ही मुमकिन नहीं हो पाता। इतना तेज चलता है मामला, जैसे आपका विभाग विकास की गति में चल रहा है। रोकना पड़ता है कि ठहर जाओ। आप भाजपा को चुनौती देते हैं, आपको डर नहीं लगता? भाजपा कह दे अपना रास्ता देख लो संजय निषाद, विधानसभा चुनाव में तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अरे मैं भाई हूँ और मुख्यमंत्री जी का गुस्सा तो आप जानते ही हैं, यूं फैसले लेते हैं वो। अरे मैं कहता हूं कि मेरे अभिभावक हैं, मैं 3.5 लाख वोट से जीते थे जब मैं गया था माननीय योगी के पास। मैं पहली बार गोरखपुर में 2018 में चुनाव जीता था सपा के साथ, लेकिन जब महाराज जी के साथ हो गया भाजपा के साथ तो 3.5 लाख से ज्यादा वोट से जितवाया था। लेकिन ये जो विभीषण जिनका नाम ले रहा हूँ कि उन्हीं से पैसा नाम नहीं ले रहे हैं। अरे भाई आप खाली विभीषण कह रहे हैं, नाम लीजिए। सब मालूम है ना, उन्हीं से पैसा लेते हैं, उन्हीं से टेंट लेते हैं, उन्हीं से कार्यक्रम करते हैं, और जब चुनाव आता है तो कैसे पैसा से बिक जाते हैं। और अब इस बार 2.5 लाख वोट कम हो गया, 1 लाख से जीते हैं। अगर वो विभीषण ऐसे रहे तो अगली बार क्या होगा बताओ भाई? तो मैं तो इतने कहूँगा कि महाराज जी, मैं तो भाई निंदक ने राखी आंगन कुटी छवाए, मैं सही बात बोलता हूँ, खरी बात बोलता हूँ, और मैं जितना जरूरत हो उतने बोलता हूँ। आज के दिन में मैं मित्र हूँ, आगे भी मित्र रहूंगा। भाजपा को सही बात बता दिया कि इन विभीषणों से थोड़ा किनारे रखा जाए। जो 43 सीट हरवाए हैं उनको निश्चित रूप से किनारे किया जाए और फिर से योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं 75 जिला दौड़ के आया हूँ, फिर 18 मंडल में हूँ। मैं इसीलिए हूँ कि 231 सीट पर निषाद 50,000 से ज्यादा वोट है। आप सीटें भी तो 200 मांग रहे हैं। नहीं, सीट 200 नहीं, आप कह रहे हैं 200 सीटों पे निषाद का प्रभाव है। हाँ, 200 पे बात चलेगी तो कम से कम 50 तो मिल ही जाए। नहीं, जो हारी हुई सीटें हैं 231 में, उसमें सब पर तो भाजपा नहीं जीती है। तो अगर हम उन्हें जीत दे रहे हैं
तो भाई उसमें से आधा से ज्यादा हार गए हैं। अगर जी हारे हुए हैं तो मैं तो कहता हूं कि आप हमें सीट दे दो, वो हारी हुई पर हम जीत दे देते। हारी हुई सीट हमें दे दो, जीती हुई ले लो, जितवा देता हूं, बाकी हारी हुई दे दो, लेकिन कम से कम सम्मान अगर करने दो ना। मतलब आधी भाजपा जीत जाएगी, आधी आप जीत जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे? अरे यार हम कह रहे हारे है ना, जो हारी हुई है उसका आधा दे देना, हारी हुई आधा दे दें, हारी हुई ले लें, हम जीती हुई जितवा देता हूं और हारी हुई भी आधा जितवा दूंगा। अब बोलो भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है? एक सवाल मुझे बताइए, संजय निषाद अपने आप को मुलायम सिंह, कांशीराम, जवाहरलाल नेहरू के तौर पर देखते हैं, या संजय निषाद अपने आप को उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? नहीं, मैं मार्गदर्शक हूं। जो जो काम उन लोगों ने किया अपने समुदाय के लिए, राजनीतिक चेतना जगाई, संविधान के सहारे उनको सम्मान मिलेगा ये बताया, अनुसूचित जाति अधिनियम को लागू कराया, अंबेडकर जो सामाजिक न्याय की बात किया कांशीराम ने, 24 घंटे उस समुदाय को इकट्ठा करके उनको राजनीति में लाया, माननीय मुलायम सिंह लाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए। तो मैं भी अपने समाज को लेके आ रहा हूं, और जितना समाज आगे आएगा उतने डॉक्टर संजय उनके बड़े वकील हो जाएंगे। उसमें कौन है, अभी तक आया है तो मैं कैबिनेट मंत्री हूं। अगर और ज्यादा समाज आएगा, क्योंकि और भी समाज के लोग दुखी हैं, तेली, बड़ई, लोहार, कहार, पाल, गणवी, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, देवर, रैकवार, बाथम, तुरैया, भर, राजभर, मौर्या, ब्राह्मणों में भी, ठाकुरों में भी बहुत ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, जो निर्बल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं, उन्हें हिस्सेदार तो बनाना पड़ेगा ना। वो तभी सबल होंगे जब संविधान में उनके लिए व्यवस्था दी गई। मैं कहता हूँ 10% आरक्षण अपर कास्ट को मिला, महिलाओं को 33% मिल गया, तो इन गरीब और जातियों में तो गरीब हैं। ये काहे को भाई 2500 परिवार अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, लेदरमैन में केवल 2500 परिवार हैं, पूरे 70 साल से मलाई खा रहे हैं। ओबीसी में 27% ओबीसी का जो आरक्षण है, यादव परिवार में केवल 3000 परिवार हैं, सारे नौकरियों पर कब्जा किए हैं। और यादव कहाँ जाएंगे भाई, और ओबीसी के लोग कहाँ जाएंगे, और एससी के लोग कहाँ जाएंगे? जब संविधान में हिस्सा लिखा, उनकी वकालत कर रहा हूं, तो आज नहीं कल वो हमें हमारा साथ देंगे। जितनी शक्ति होगा उनके लिए हम काम करने के लिए आया हूं। मैं एक मार्गदर्शक हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी एक ही इच्छा है, इनको संविधान में हक मिल जाए, भले हमारा मंत्रालय न रहे, भाजपा हमसे सामान्य नागरिक घोषित कर दे, लेकिन इनके आरक्षण को घोषणा कर दे और इनको समान जो संविधान में मिला हुआ हक दे दे। मैं सामान्य नागरिक जीने के लिए तैयार हूं। मैं पार्टी भी भाजपा को दे दूंगा, लेकिन साथ पार्टी हमारी नहीं है, इनका संविधान में मिला हक दे दीजिए। हाथी साइकिल पंजानो जी सीना वापस कर दीजिए। आप राम मंदिर बनाए हो, धारा 370 खत्म किए हो, और निषाद राज भगवान राम का 56 फुट की मूर्ति भी लगा दिए हो, तो उनके वंशजों का जो दशा है, आप चाय पीकर मोदी देखे हैं नजदीक से, उसके घर में खाना नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं था, चाय पीने गए थे ना अयोध्या में, जब प्रधानमंत्री नजदीक से देखे हो, योगी जी इन बिरादरी की आवाज रहे हो, दर्जनों बार अगर सदन में आवाज उठाए हो, तो जब कुर्सी पर हैं तो कलम लिख दें, हम सामान्य नागरिक बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे समाज का हिस्सा लिख दें, बस। संजय जी, आपने एक बड़ी बात आज कही है इंडिया न्यूज के इस मंच से, कि अगर आपकी बात मानी जाती है, उनको उनका हक दिया जाता है, जो आरक्षण की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर लेंगे, यानी पार्टी दे देंगे। और एक तरीके से हम तो इनके उस संवैधानिक हक के लिए आए हैं। ये पार्टी इसीलिए बनाई गई कि नीला झंडा तब तक नहीं था, तो दलित भाई उठाते थे कांग्रेस का झंडा और पीठ पर खाते थे डंडा, और बनते थे अंधा, और चलता था उनके हिस्से का लूट का धंधा। माननीय मुलायम सिंह आए, कांशीराम आए, कहे क्यों उठाते हो इन लोगों का झंडा, क्यों बनते हो अंधा, क्यों खाते हो डंडा, क्यों लुटवाते हो अपने समाज का हिस्सा, क्यों चलाते हो इनका धंधा, फेंक दो इनका झंडा, ले लो अपना डंडा, लगाओ उसमें अपना झंडा, मत खाओ डंडा, मत बनो अंधा, और बंद कराओ इनका धंधा। बंद हो गया तो मैंने अपने समाज से कहा, ये सब बेईमान हैं, तुम्हारे लेते हैं वोट, तुमसे उठवाते हैं झंडा, अपने बेटे को दरोगा सिपाही बनाते हैं और पीठ पर बजाते हैं डंडा। तो समाज को बता दिया कि भैया अब हो गया 70 साल 75 साल, अब फेंक दो इन लोगों का झंडा और ले लो उसमें डंडा, और उसमें लगा लो जय निषाद राज का झंडा, और मत खाओ डंडा, और मत बनो अंधा, और बंद करा दो इन बेईमानों का धंधा। तो बंद हो गया धंधा इन लोगों का। तो देख लो सपा बसपा कांग्रेस, देखो हाथी साइकिल, हाथी और पंजा साफ, साइकिल हो गई हाफ,
अब भाजपा हो गई निषादों के साथ, तो देख लीजिए साथ हो गई है तो काम हो रहा है। आप जो बात कह रहे हैं कि मुलायम सिंह ने या कांशी राम ने जो रेवोल्यूशन किया बदलाव को लेकर के, उससे फायदा ये हुआ कि वो समाज के लोग उनके साथ जुड़े। लेकिन आपने ये बात भी कही कि उस यादव समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग पुलिस भर्तियों में भर्ती होते थे, उनके भाई बनते थे या कुछ और बनते थे। ये आरोप संजय निषाद पे भी तो लगता है कि जब मौका आता है चीजों को बांटने का तो संजय निषाद अपने बेटे के टिकट की वकालत करते हैं। सबसे पहले पीयूष आप- रंजन, हाँ। सबसे पहले पीयूष रंजन का घोषणा कराया था इलाहाबाद में, उसके बाद विनोद बिंद का घोषणा हुआ, अंतिम में मेरे बेटे एक विधायक का घोषणा हुआ। अरे तो उसको भी विपक्ष को तो विपक्ष को तो वो नहीं दिखाई देता, तो पीयूष रंजन और जो है क्या नाम है विनोद बिंद, सपा में 10 साल बेचारा 10 करोड़ रुपया भी खर्च किया, दीवाल साइकिल छपवा दिया था। जब विनोद बिंद को टिकट नहीं मिला, मेरे पास आए, प्रचार के लिए गया, तो कहना विनोद बिंद को जिताना है। हाँ बाबू मालूम है साइकिलिया बटन दबाना। अरे हम कहे साइकिलिया नहीं, साइकिलिया ला उतार दिया साइकिल से, अब भोजन भरी थाली दबाना है और विनोद बिंद को जिता के ले जाना है। वो मेरा खून है। सब भाजपा के लोग पीयूष रंजन निषाद को रोड पर कर दिए थे, रो रहे थे। हमें तो 12 मिला था, 12 में मैंने टिकट भी घोषित कर दिया था, लेकिन जब लगा कि मेरे घर का मेरा भाई नहीं जीतेगा इलाहाबाद से तो बेकार है राजनीति करना, मैंने टिकट वापस करा दिया। पैसा भी जो खर्च किया था 12 में कैंडिडेट, उसका मैंने पूरा जितना भी जोड़ कर खर्च किया था मैंने अपने पार्टी से खाते से भेज के खर्च उसका वापस करा दिया, जिससे वो न कहे कि डॉक्टर साहब बेईमान है। और 1 रुपए का चाय भी नहीं पिए होंगे विनोद बिंद और ये क्या नाम है पीयूष रंजन से। फिर वापस कराए, गृह मंत्री से कहा ये निषाद को टिकट दीजिए, मेरा इलाहाबाद में हमारे खाते में दे दीजिए, घटाइए हमें दे दीजिए। मैंने अपने सीट से लिया, निषाद को जिताया। ये सपा बसपा वाले मर रहे हैं ना, तो जब मरेंगे तो उल्टा पुल्टा बोलेंगे। वो आप क्यों बोल रहे हैं? आप बोलिए कि निषाद पार्टी ने कितना काम किया, 11 सीट जिताया, निषाद उनके लिए बहुत काम किया मैंने। आप सीट तो मझवा वाले भी मांग रहे थे, बाई इलेक्शन में आपका विधायक भाजपा ने अपने बैनर पे लड़वा दिया, आप वहां पे खाली हो गए। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप एक तो सीधे हाईकमान से बात करते हैं, बीच में किसी से बात नहीं करते हैं। इस टिकट के लिए आपने दिल्ली तक जोर लगा दिया, आपका काम नहीं बना। आखिरकार संजय निषाद थक हार के आए, उन्होंने कहा भाई भाजपा के इस प्रत्याशी को जिताना है। कलेजे पे इतना बड़ा पत्थर रखना पड़ा था। नहीं, देखिए समाज रहेगा तब पार्टी रहेगी, तब डॉक्टर संजय रहेगी। जिस समुदाय के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इनके संविधान में अगर हिस्सा लिखा है तो मोदी ही करेंगे, योगी ही करेंगे, तो मोदी की तो बात माननी पड़ेगी ना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कह रहे हो कि डॉक्टर संजय आप इस समय माहौल खराब है, भाजपा के विपक्ष में 43 सीट हार गए हैं, हम लोग मित्र हैं और हमें चुनाव लड़ने दीजिए, और हमने कहा आपकी जो समस्या है आरक्षण का, उस पर हम लोग विचार करेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर माननीय बंसल जी बैठे थे, महासचिव हैं, ये 2 बड़े जो अभिभावक के रूप में है भाजपा, अगर वो कहती है कि नहीं निषादों के मामले को हम हल करेंगे, इनका आरक्षण पर विचार करके इनके जो मिला हुआ हक है उन्हें देने की बात हम लोग शुरू करेंगे, तो हमें तो पहले समाज का हक है ना। नेता तो राजनीति तो बाद में हो जाएगी, वह बात है भाजपा उसमें कर भी रही है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने पहली बार 70 साल में एक पत्र लिखा दिल्ली को, RGI को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। ये तय करता है कौन पिछड़ी है कौन अनुसूचित है, उसी के आधार पर लोगों की आर्थिक व्यवस्था और शैक्षिक बदलता है। उसमें लिखा कि डॉक्टर संजय कहता है एविडेंस के आधार पर प्रमाणिक दस्तावेज कि डॉक्टर केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। सेंसस मैनुअल 1916 का इनकी गिनती अनुसूचित में हुई थी। 1931, 41, 51, 61, 91 तक हम अनुसूचित जाति की सूची में आज भी मझवार, तुरैया, गौड़ 7 नामों से है। क्या मामला है, दिशा निर्देश दिया जाए। तो RGI ने एक्सेप्ट किया कि इनकी गिनती 1961 में अनुसूचित में हुई थी। आज भी मझवार संविधान की सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन हम अटेस्ट करते हैं, हमारे पास मैनुअल जो बना है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रिंटेड ऑर्डर है, प्रेसिडेंटियल ऑर्डर है, उसमें मझवार अभी भी है, उसकी उपजाति पर्यायवाची केवट मल्ला है। तो केवट मल्ला को OBC में डालना तो गैर संवैधानिक हो गया। अल्लाह कहा कि हम केवल ये करते हैं, लेकिन नोडल विभाग इसका सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उसको लिख के दे दिया। अब गृह मंत्री सामाजिक न्याय मंत्री हैं। अब गृह मंत्री जब हमारे समाज की समस्या का हल उनके टेबल पर बैठा है, तो गृह मंत्री की तो बात मानना पड़ेगा।
अगर सीट लिए या समाज की जीत ले, तो सीट छोड़ना पड़ा समाज की जीत लेने के लिए, तो समाज की जीत के लिए मैंने वो सीट छोड़ा है। नहीं तो हम लड़ जाते अलग से तो भाजपा कैसे जीतती भाई? अलग से हो जाता, हमें क्या करना? अब तो जातिगत जनगणना हो जाएगी, सब पता चल जाएगा कौन कितना है। नहीं, उसका हमारी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हो हिस्सेदारी। गया। 1931 में जनगणना हुई है, 61 में हुई है। अनुसूचित जाति की जनगणना तो 1931 से अभी फंडामेंटल राइट में है, हमेशा होती है। वही तो रोना है। 1961 में हम 70 लाख थे उत्तर प्रदेश में, केवल 70 लाख मल्लाह, ऐसे करके उपजातियाँ अलग अलग थी, हम करोड़ों में थे। और जब हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया 1991 में, तो मझवार को 7,000 कर दिया। तो ये मारने वाला हो गया भाई। 70 लाख से 7,000, ये कौन सा न्याय चल रहा है? तो मेरी गिनती अनुसूचित में हो, इसके लिए अभियान चल रहा मेरा। अभी हमारे लोगों का एक ही अभियान है कि ओबीसी से नाम खारिज करो और अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी करो। ये ओबीसी की गिनती नहीं होती थी, सामान्य की गिनती नहीं होती थी, अल्पसंख्यक की गिनती नहीं होती थी। ये हम ओबीसी में है ही नहीं, हम तो अनुसूचित जाति की सूची में भारत सरकार के उस संविधान से हैं। और उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2016 को जब मैंने रेल आंदोलन किया 2015 में, तो मैं सपा बसपा को कहा कि नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। तुम लोग बेईमान लोग हैं, तुम लोग सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करूंगा, जेल भिजवा दूंगा। ये गैर संवैधानिक ढंग से निषादों का नाम ओबीसी में डाले हो। आनंद फानन में प्रस्ताव बनाया, राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को एक संशोधन सूचना अधिसूचना जारी कर दिया कि केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, प्रजापति, धीवर और जो है भर राजभर, ये जो है बिंद, ये जातियां पिछड़ी में नहीं है, इनका नाम निकाल दिया जाए। धारा 13 में राज्यपाल को पावर है, निकाल दिया और कह दिया कि इनको नई सूची बना दी जाए और लिख दिया ये जातियां केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरैया, गुड़िया, माझी, मछुआ, ये भर राजभर, बिंद, ये जातियां अनुसूचित जाति की हकदार हैं। दिल्ली का नोटिफिकेशन हमें अनुसूचित कहता है, राज्यपाल का नोटिफिकेशन कहता है अनुसूचित है। किसके नोटिफिकेशन की जरूरत है भाई आज के दिन में? ये जनता अगर एक गलत करेंगे, अभी हम आज के मंच पर कह रहा हूँ, ये निषाद समाज अगर अपने आरक्षण के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, इस देश के हित के लिए अंग्रेजों को मौत के घाट उतार सकता है। और इसके ऊपर मार्शल कौम है, ये कानून बना उजड़ा है, हाथी, साइकिल, पंजा को गद्दी से उतार सकता है। तो अपना हिस्सा लेने के लिए अभी इन्होंने तय किया कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको दिखाएंगे। ये सही बात है। अगर बूथ अध्यक्ष हो देख लो, हमारा वोट चाहते हो तो अपना ऊपर भेजो। मंडल अध्यक्ष हैं, जितने लगता है ये सारी चीजें पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है असर करेगा? आपने तो ऐलान कर दिया है अकेले लड़ेंगे। पहले अभी एक लड़ाई और है। देखिए, एक तो ये आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी अपनी हिस्सेदारी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उपचुनाव हुआ तो मंत्री जी बहुत प्रयास किए, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। अब मौका है एक इनको पूर्वांचल में मऊ का, अब्बास अंसारी की सीट खाली होगी। प्रेशर बनाएंगे आप बीजेपी पे, कुछ प्रेशर बनाएंगे? क्योंकि आगे तो लड़ाई लंबी है। देखो, हम तो भाजपा ने वादा किया कि हम आरक्षण के मुद्दे पर पहल करेंगे, कर रही है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। वहाँ भैया का कैंडिडेट था, तो जब भैया कैंडिडेट था तो उसमें हमें भैया, हम लोग सहयोगी दल हैं, उचित नहीं है वो भैया को मिल जाना चाहिए। भैया भी पाएंगे या नहीं पाएंगे? नहीं ना, अब भाजपा को चाहिए कि वो भी यही कह रहे हैं कि भाजपा को चाहिए कि अगर नहीं, निषादों की समस्या और राजभर की समस्या क्या है, लिस्ट में भर राजभर भी अनुसूचित है बेचारा, और उसको भी राज्यपाल ने नोटिफिकेशन करके। तो मैं कहता हूँ कि भैया न लड़ें, बल्कि आरक्षण पर बात करें तो अच्छा रहेगा। समाज के हित में बात करें, नेता के हित में बात न करें, क्योंकि समाज सर्वोपरि है। संविधान में हक जब मिलेगा तभी इन भूमिहीन बच्चों का, ये जो क्रिमिनल ट्राइब से अधिक जो कास्ट घोषित किया था, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, ऐसी जातियों को आज के दिन में हेल्थ कॉन्क्लेव है, तमाम डॉक्टर बैठे हैं। मैं बता दूं, इन डॉक्टरों के पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको इनकी फीस देने का पैसा नहीं होता, अपने पास से पैसा देकर उन्हें किराया भाड़ा देते हैं। इनके पास पैसा नहीं, दवाई लिख देते हैं, नहीं है तो इनके पास जो प्रचार का आता है दवाई, उसे देकर इनको जान बचाते हैं। ये क्या फोन करते हैं राज्य सर्जन को कि भाई एक गरीब मेरा है, देख लेना, इसको कर दो, सर्जरी कर दो। अब ऐसे जगह भेजते हैं जहाँ सर्जन
पति सर्जन हो और उसकी बीवी एनेस्थेटिक हो, जहाँ पैसा बच जाए ऐसे जगह भेज के इलाज कराते हैं। ऐसे 10% रोगी सरकारी आते होंगे। अस्पताल में काहे नहीं भेजते? नहीं, सरकारी में भी हैं भेजे, जबकि प्राइवेट डॉक्टर के पास आ गया तो इनका तो सोर्स प्राइवेट का है, तो तुरंत भाई प्राइवेट में 24 घंटे में मिल गया। तो आंत फटी है, आपका सोर्स सरकारी अस्पताल में नहीं है? कभी कभी ऐसा होता है, देखिए आंत फटी है और तो अब उसको सेप्टिसिमियम जा रहा है, तो पता चला अगर हम उसको कहीं मूव कराएंगे दूर तो बचेगा नहीं। तो अगर बगल में इनका कोई अच्छे सर्जन है तो तुरंत सर्जरी करेगा, बच जाएगा जान उसका। तो जान बचाना ज़्यादा जरूरी होता है। तो सरकार की सेवा तो लेते ही है, जिनके पास पैसा नहीं बेचारे को सरकारी अस्पताल में भेजते हैं, क्यों नहीं भेजते हैं, लेकिन जान आखिर के बचाना जरूरी सेगमेंट में हम लोग आ गए हैं। अब आखिरी सवाल आपसे है, स्वास्थ्य को लेकर के ये चर्चा है, आप खुद डॉक्टर हैं, जीवन की दिनचर्या में स्वास्थ्य का कोई नियम पालन कर पाते हैं आप खुद इस भागदौड़ भरी जिंदगी में? लोगों से क्या कहेंगे? देखो, मेरा वजन पहले बहुत व्यस्त हो गया था, तो 1 कुंटल 16-17 किलो हो गया था, लेकिन दिनचर्या सही कर लिया तो अभी 100 से नीचे आ गया, 97-98 आ गया था। लेकिन अभी भी हमें 10 किलो और घटाना है। दिनचर्या इतना ही है कि एक तो 3 बजे रात तक तो हमारे लोग घेरे रहते हैं, हमारा दरवाज़ा बंद नहीं होता है। जैसे अशोक सम्राट ने अपने दरवाजे पर लिखा था कि मेरा 24 घंटे फरियादी हमसे फरियाद कर सकता है, तो 24 घंटे मेरा गेट कभी बंद नहीं रहता मेरे जो आवास का है। तो 2-3 बजे तक आते जाते, देर थोड़ा उठते हैं, लेकिन मैं 12 बजे तक फल खाता हूँ। अब 12 बजे के बाद मैं 1 किलो फल खाता हूँ, 12 बजे तक 4 प्रकार का, और 12 बजे के बाद मैं सलाद खाता हूँ, आधा किलो दोपहर को, आधा किलो शाम को। फिर जो भी शुगर के रोगी हैं, पहले तो 4 टाइम इंसुलिन लगता था, मेरे अजीत जी हैं बैठे, लेकिन अभी मैं जब दिनचर्या सही कर लिया तो कोई इंसुलिन नहीं लग रहा। पूरा कम से कम 5 साल हो गया होगा। खाली 1 गोली सुबह खाता हूँ, शुगर का 1 तो शाम को खाता हूँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर कभी भी मेरा स्टंट पड़ा हुआ है, इसलिए मेंटेन रखता हूँ। तो ये 2 हार्ट के लिए तो मैं चूँकि डॉक्टर रहा हूँ तो मैं नेचुरल मेडिसिन ज़्यादातर लेता हूँ। हम 4,500 पौधों की एंजाइम पर आधारित पैथी का डॉक्टर रहा। 4,500 पौधे पूरे दुनिया से मंगा के उनसे मैं उनके जो पॉइजनस इफेक्ट है उसे हटाकर, जो उसे डाइल्यूट करके कि उसके कम मात्रा में एंजाइम हो पौधों में, उसको देकर हम तुरंत रोगों को ठीक करते रहे। तो अंगों पर आधारित पैथी है एलेक्ट्रोपैथी। तो हम अभी भी तमाम ऐसे पौधे के अर्क हैं जो हार्ट को, फेफड़े को, आंत और लीवर को सही कर सकते हैं। क्योंकि लीवर अगर गड़बड़ होता है तो ये डॉक्टर साहब लोग बिल्ली 50 आयुर्वेद देते हैं। क्योंकि अंगों की जो दवाई है वो पौधों के आधार है, इसलिए नेचुरल मेडिसिन पौधों पर आधारित होनी चाहिए। दिनचर्या में यही है, और कोशिश करता हूँ कि खान पान में बहुत परिवर्तन हो गया है, इसलिए आज के दिन में काम की शक्ति जो है, और मिलेट लेता हूँ। वो 5 प्रकार के जो मोटा अनाज है, सावा, टाउन, और पहले हमारे खेत में भी होता था, तब हम लोग खेत में जाते थे, टमाटर खा लेते थे, मूली खा लेते थे, तब तो बड़ा आनंद रहता था। खेती भी करते थे हम लोग, धान में, गेहूँ में, आलू पैदा, सब्जी पैदा, सब लोग करते थे हम लोग। ऐसा नहीं है, हम लोग गाँव के किसान हैं। तो मोटा अनाज कोदो है, टाउन है, सावा है। अब दुर्भाग्य यहाँ नहीं मिलता है तो हमें मंगाना पड़ता है एन से। तो 5 प्रकार का चावल है मिक्स, वो थोड़ा सा 25 ग्राम डाल देता हूँ, खा लेता हूँ। रोटी कभी कभी मन खा लिया, सुबह शाम वही खाता हूँ। अब वही मोटा अनाज जितना गोल दाना वाला है वही मिलेट्स खाता हूँ आज कम से। बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी भी बात है कि आप इतनी व्यस्तता के बीच में थोड़ा मोड़ा जो फॉलो कर पाते हैं वो कर पाते हैं। संजय निषाद जी की ये खासियत है, और जो लोग इनके राजनीतिक जीवन से परिचय होंगे वो भली भांति जानते होंगे कि अपनी बात मुखर होकर कहना जानते हैं, और फिर वो इस बात का इल्म नहीं रखते या इस बात का एहसास नहीं होने देते कि फिर आगे क्या होगा। और चलते चलते इनके लिए 2 लाइनें हैं, वो कहना चाहूँगा कि ज़माना मुझे बागी कहेगा, धोखेबाज नहीं, मैं ज़मीर बेच दूं, मेरा ऐसा अंदाज नहीं। बहुत शुक्रिया, क्या बात है। संजय निषाद जी, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर रहें। चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी आए, बुके और मोमेंटो देकर संजय निषाद जी का सम्मान करें। जोरदार तालियां संजय निषाद जी के लिए, क्योंकि लगातार संजय निषाद जी राजनीतिक क्षेत्र में जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं। बेहतरीन काम करने की कोशिश लगातार उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है, अलग अलग समाज के लिए है। मत्स्य विभाग से जुड़ी जो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं,